संपादकीय प्रभात, दिन मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी 2023। आर्टिकल है आत्मसम्मान युक्त हो आत्मनिर्भर भारत। इसको लिखे हैं प्रभु चावला, जो एडिटोरियल डायरेक्टर है द इंडियन न्यूज से। बीते वर्ष के शब्द बीते वर्ष की भाषा के हैं और नए साल में शब्द अलग आवाज़ की प्रतीक्षा में है। जब TCS इलियट ने ये शब्द लिखे थे तब शायद उनके ध्यान में नेता और धनिक थे, क्योंकि इनमें से अधिकतर वर्तमान में कही बात को ठहराने के लिए पहले कही गई बात भूल जाते हैं। वर्ष 2023 में प्रवेश करते हुए नए वर्ष और आगामी वर्षों को परिभाषित करने के लिए भारत पुराने के स्थान पर एक नए व्याकरण, नवोन्मेष विशेषणों और नई संज्ञाओं की अपेक्षा कर रहा है। यदि 2022 आकांक्षाओं और निराशाओं का साल था, तो 2023 टकरावों और सहमतियों का सम्मिश्रण हो सकता है। G20 के भव्य समारोह भारत की महान विरासत और संस्कृति को दिखाने पर सहमति का कारण बनेंगे। राजनीतिक शब्दकोश से धर्मनिरपेक्षता शब्द गायब हो जाएगा। राष्ट्रवाद को गौरवपूर्ण स्थान मिलेगा। विधानसभा चुनाव टकराव की राजनीति को बढ़ाएंगे। अच्छा अर्थशास्त्र मुनाफे वाली राजनीति के लिए जगह खाली कर देगा। मनोरंजन उद्योग बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाई के लिए पवित्र प्रतीकों का दोहन नहीं कर सकेगा और लालची उद्योगपति बैंकों से मनमाना धन नहीं उठा सकेंगे। लेकिन भविष्य किसी को अपने या दूसरों के लिए नए साल के संकल्प लेने से नहीं रोकता है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। नए की रचना के लिए पुराने का ध्वंस जरूरी है। प्रधानमंत्री को अपनी शासन शैली और सामाजिक इंजीनियरिंग की समीक्षा करनी है और उनमें बदलाव करना है। उन्हें 8 साल पहले के नारे न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन जिसके साथ वे आए थे को त्याग देना चाहिए। 8 साल बाद भी पुराने भारत के काम करने का पुराना तरीका बदला नहीं है। नौकरशाही में संकुचन नहीं आया है। सरकारी खर्च में 2016 के 12.5% की वृद्धि की तुलना में 2021 में 16% से अधिक की बढ़त हुई है। केंद्रीय मंत्रियों की संख्या भी कम नहीं हुई है और उनके स्टाफ व कार्यालय के खर्च बेतहाशा बढ़े हैं। निसंदेह शासन बेहतर हुआ है, पर इसका खर्च बहुत बढ़ गया है। वर्ष 2000 से यह सबसे भारी सरकार है, जिसमें बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त नौकरशाहों को लगातार सेवा विस्तार दिया जा रहा है। एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान 2016 से दुगना हो गया है। राज्य सरकारें भी उत्पादक गतिविधियों पर उदारता से खर्च कर रही है। अधिकारियों का शासन अभी भी जारी है। नए भारत में इस पर लगाम लगानी होगी। खास CEO बाहर आम
उंगार अंदर हमें बताया गया है कि हम आत्मनिर्भर भारत में हैं, जहां गुलामी के अवशेष को हटाने के सुनिश्चित संकेत के रूप में राजपथ का नामकरण कर्तव्य पथ किया गया है। फिर भी हमारे बीच भारतीय कॉरपोरेट के रूप में नए साम्राज्यवादी, जिनके नेता व्यक्तिगत रूप से औसत भारतीय से बहुत अधिक पैसा बनाते हैं, आर्थिक विषमता उनकी व्यापक कभी नहीं हो रही, जैसे पिछले साल रही। प्रकाशित अनुमानों के अनुसार 1% भारतीयों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 33% हिस्सा है। भाजपा सरकार ने न केवल उदार वित्तीय छूटों से उन्हें आकर्षित किया, बल्कि विभिन्न मंचों पर उन्हें सम्मानित भी किया। जो दबाव में थे, उन्हें दिवालिया कानून के जरिए निकल जाने दिया गया, लेकिन रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने, बेहतर कामकाजी माहौल बनाने या कामगारों के वेतन भत्ते बढ़ाने जैसे कामों के समय वे नजर नहीं आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी 2009 में कहा था कि शानदार आर्थिक प्रगति के बावजूद दुनिया की संपत्ति कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित हो रही है। भारतीय कॉरपोरेट जगत अपने विशेषाधिकार और दुलारे सीईओ के दौर के खात्मे की घोषणा कर सकता है तथा आम संपत्ति निर्माताओं के लिए जगह दे सकता है। कर्मचारियों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खेलो भारत खेल सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक भी होता है और समावेशी भी। ऐसा भारत में नहीं होता, जहां इसके व्यवसायीकरण ने खेलों को वर्गों में बांट दिया है। कई राज्यों में फुटबॉल या हॉकी के मैदानों से अधिक गोल्फ कोर्स हैं। दूसरी ओर मध्य और निर्धन वर्गों से आने वाले एथलीट राष्ट्रीय पहचान और अपनी उपलब्धियों के लिए समुचित मानदेय के लिए संघर्षरत है। मैन ऑफ द सीरीज होने पर जितना विराट कोहली कमा लेते हैं, उसका दशांश भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले को नहीं मिलता। भारतीय उद्योगपति करोड़ों रुपयों में क्रिकेटरों को खरीदने की होड़ में है, पर कोई भी पीटी उषा को 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं है कि वे अपने जैसे 10 धावक तैयार कर सके। वर्ष 2023 में उद्योगपतियों को हॉकी, पहलवानी, फुटबॉल, तैराकी और तीरंदाजी की एक टीम को गोद लेना चाहिए। यह ओलंपिक में 100 गोल्ड मेडल जीतने के लिए काफ़ी होगा और इससे बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी होगी। बहिष्कार मनोरंजन भी एकजुट करने वाला तत्व है। फिल्म से लोक कला तक पूर्ण मनोरंजन सबको आनंद प्रदान करता है, चाहे किसी की विचारधारा या पहचान कुछ भी हो। बहुत अधिक सामाजिक और धार्मिक छानबीन के कारण कुछ साल से कला को भी विभाजक बना दिया गया है। लगभग
लगभग हर दिन सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बहिष्कार की बातें होती है। हर पोशाक, संवाद और गीत को सांप्रदायिक सुविधा या राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा व्यापक धारणा है कि भारतीय आस्था और विरासत के हर प्रतीक पर तंज किया जा रहा है। भारतीय सिनेमा को धर्म, एक्स और महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध हिंसा का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इस सिनेमा और इसके दर्शकों को मूल तत्व बहिष्कार का बहिष्कार होना चाहिए। चक दे भारत के लिए चक दे इंडिया को छोड़ देना चाहिए। नया भारत बनाओ, इंडिया भगाओ। स्वतंत्रता के बाद के 75 वर्ष बहुत समय होते हैं। उस नए समाज की चुनौतियों के साथ सहज होने के लिए जो सांस्कृतिक और राजनीतिक के नए गैर नेहरूवादी मॉडल की तलाश में है। लाल कृष्ण आडवाणी के राम मंदिर अभियान से ऐसे राजनीतिक हिंदू का उद्भव हुआ है जिसने धर्मनिरपेक्षता के कांग्रेस ब्रांड को खारिज कर दिया। भारत विविधता में एकता का देश है, लेकिन संविधान में वर्णित इंडिया गेट इज भारत दो अलग पहचानों को प्रोत्साहित करता है। हमें प्रोत्साहित करता है। हमें इंडिया छोड़ नए भारत के लिए प्रयासरत होना चाहिए, जहां कोई जाति, समुदाय या वर्ग न हो। आत्मनिर्भर भारत को आत्मसम्मान से युक्त होना चाहिए। अब अगला है टॉपिक, बढ़ेगा आईटी सेक्टर। इस पर सुनते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तथा रोजमर्रा के जीवन के लिए सूचना तकनीक आईटी का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ भारतीय आईटी क्षेत्र का विस्तार भी होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तरह इस सेक्टर ने भी 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह कहा जा सकता है कि महामारी के साए से यह क्षेत्र बाहर निकल चुका है। ऐसे में 2023 में इसके विस्तार की संभावना जताई जा रही है। पिछले वर्ष देश भर में आईटी सेक्टर में 4.50 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। यद्यपि कुछ कंपनियों में छंटनी भी हुई है, पर वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में जिस हिसाब से लोगों को निकाला गया है, वैसा हमारे देश में नहीं हुआ है। दुनिया की बड़ी कंपनियों में कामगारों को हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है और माना जा रहा है कि आर्थिक मंदी या सुस्ती की आशंका को देखते हुए छंटनी जारी रहेगी। लेकिन भारत में 2023 के पहले 3 महीने में ही भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ लेगी। भारत में कम खर्च होने तथा भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थायित्व जैसे कारकों के चलते निवेशक भी आकर्षित हो रहे हैं। कई बड़े शहरों में बहुराष्ट्रीय तकनीक कंपनियां अपने आधार कार्यालय स्थापित कर रही हैं। कोविड महामारी के बाद से भारतीय कंपनियों को मिलने वाली बहुत सी तकनीकी
परियोजनाएं छोटी हैं। आशा जताई जा रही है कि इस वर्ष बड़ी परियोजनाओं की संख्या बढ़ेगी। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारतीय तकनीकी उद्योग वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला से गहरे से जुड़ी हुई है। यह आपूर्ति श्रृंखला की दबाव में है। उसमें सुधार की सीधा फायदा हमारे आईटी क्षेत्र को होगा। आर्थिक वृद्धि दर के संतोषजनक होने से भी उम्मीदें बढ़ी हैं। तकनीकी उद्योग के विश्लेषकों का मानना है कि आईटी क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर के सामने चुनौतियां नहीं होंगी, पर महामारी और बाद के अनुभवों के आधार पर कंपनियां संभावित समस्याओं का सामना करने में सक्षम हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुनिया को नई आर्थिक वास्तविकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। अभी यह कह पाना मुश्किल है कि इस वर्ष अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त होती है तो वह संकट किस तरह का होगा और उसकी अवधि क्या होगी। पिछले वर्ष टेक सेक्टर कामकाजी संस्कृति को लेकर भी चर्चा में रहा था। वेतन भत्ते, घर से काम करने, अन्य परियोजनाओं पर काम करने, काम के घंटे आदि को लेकर बहसें हुई। आशा है कि यह उद्योग अपने मानव संसाधन से जुड़े प्रश्नों को इस वर्ष ठीक से हल करते हुए अग्रसर होगा। अगला टॉपिक है भारत में नारीवाद और सावित्रीबाई फुले। भारत में नारीवाद और सावित्रीबाई फुले, इसको लिखते हैं डॉक्टर चित्रा माली। भारतीय संविधान ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया है। सामान्य जन के लिए शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। लेकिन 19वीं शताब्दी में शिक्षा सामान्य जन की पहुंच से कोसों दूर थी। स्त्रियों और निम्न जातियों के लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। ऐसे समय में 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले में नया गांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को समझा तथा महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा को सरल और सहज बनाने की मुहिम चलाई। भारतीय महिला विदुषियों में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, सची, धोला के नाम से बार बार लिए जाते हैं। पर हाशिबे की महिलाओं और उनके प्रयोजनों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। इतिहास लेखन की परंपरा भी जाति, वर्ग और लिंग की अवधारणा से परे नहीं है। यहाँ भी महिलाओं के कार्यों को वर्णित करने में विभेद किया गया है। यह विभेद निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ अधिक हुआ है और आज भी जारी है। भारत में नारीवाद की पहली लहर 1850 से 1915 तक थी, जिसमें सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाए गए। नारीवाद के विकास में पुरुष समाज सुधारवादियों के साथ साथ सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में स्त्रियां शिक्षा का औपचारिक इतिहास देखें तो 1830 में पुणे के शनिवार वाड़े में एक विद्यालय चलाया जाता था।
जहां 7-8 बालिकाएं अध्ययन करती थीं, जो उच्च तबके की थीं। इसके पूर्व बंगाल में 1847 में नवीन कृष्ण मित्रा और काली कृष्ण मित्रा ने बारासात यानी वर्तमान का 24 परगना में प्राइवेट स्कूल खोला था। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले सिंधिया फेरारे से अत्यंत प्रभावित हुए, जो अमेरिका के बोस्टन से भारत आई थी और तमाम विरोधियों के बाद भी बम्बई के स्कूल में अनोखे तरीके से बालिकाओं को पढ़ा रही थी। वर्ष 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले ने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक विद्यालय आरंभ किया। सावित्रीबाई फुले इसकी प्रथम शिक्षिका बनी। फुले दंपति ने 3 जुलाई 1857 को पहले बालिका विद्यालय का शुभारंभ किया था, जहां एक तबका का था तो जो नहीं चाहता था कि बालिकाएं शिक्षित हों तथा महिलाओं की सामाजिक हैसियत में बदलाव आए। वहाँ जमीन देने वाले और सहयोग करने वालों की भी कमी नहीं थी। पहले बालिका विद्यालय की जमीन अन्ना साहेब चिपलूनकर द्वारा दी गई थी, जो प्रिविलेज तबके से होने के बावजूद फुले दंपति का सहयोग कर रहे थे। दूसरे विद्यालय के लिए जमीन फतीम शेख ने उपलब्ध करवाया तथा शिक्षिका की जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया। सावित्रीबाई फुले जब विद्यालय जाती थीं तब उन पर कचरा, गोबर व पत्थर फेंके जाते थे। वैश्विक पटल पर भी महिलाओं की शिक्षा को लेकर काफ़ी कुछ लिखा जा रहा था। इसके समानांतर भारत में फुले दंपति द्वारा भी शिक्षा, खासकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर व स्त्री पुरुष समानता व अंधविश्वासों व कर्मकांडों से मुक्ति के प्रयास तथा सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत, पर्दा प्रथा के विरुद्ध भी संघर्ष किए जा रहे थे। फुले दंपति ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में वर्गीय चेतना के अधिक होने से यहाँ हुए सुधार कार्यक्रमों और सुधारकों को जानने व उनके सम्मान की परंपरा है। सावित्रीबाई फुले की जयंती को शिक्षिका दिवस के रूप में मनाए जाने का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इसे बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन महज दिवस के रूप में मनाने से वैसा सुधार नहीं होगा जैसा फुले दंपति या अन्य सुधारक समाज में चाहते थे। उनके सुधार कार्यक्रमों का विश्लेषण और उनकी वर्तमान समय में लागू करने की आवश्यकता है ताकि समानतामूलक समाज की स्थापना की जा सके जो तर्क पर आधारित और
विज्ञानपरक हो। आज भी कई अदृश्य सावित्रीबाई फुले हैं जो शिक्षा का अलख जगाए हुए हैं। हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षिकाओं के साथ हो रही परेशानियों और भेदभावों को भी समझ जाना आवश्यक है। कई महिलाएं अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए मजदूरी करती हैं, दूसरे के घरों में काम करती हैं, अन्याय और शोषण भी करती हैं। सावित्रीबाई फुले को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने आसपास की महिलाओं में सावित्रीबाई फुले के गुणों को देखें और उन्हें सम्मानित करें, ताकि अन्य महिलाओं को भी साहस मिले। अब अगला टॉपिक है देश दुनिया से। महिलाओं को जागरूक कर निकलेगा दहेज का समाधान। नेपाल में लगातार दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दहेज पुरुषों द्वारा महिलाओं के शोषण का एक साधन बन चुका है। मधेश के हर जाति, धर्म, वर्ग में यह कुप्रथा फैल चुकी है। दहेज के नाम पर महिलाओं की हत्या दर्शाती है कि नेपाल का समाज आज भी महिला विमर्श के मुद्दों पर कितना पिछड़ा हुआ है। लोगों में बढ़ती अशिक्षा और जागरूकता की कमी न इस कुप्रथा को और बढ़ाए, पर यदि समस्या के मूल में जाया जाए तो पता चलता है कि समाज में व्याप्त पितृसत्ता ने महिलाओं की दशा दयनीय की है, उसे केवल एक धन का साधन बना दिया है। यह इस कुप्रथा का मूल कारण है। हालांकि नेपाल में दहेज की मांग कानूनन अपराध है। इस कानून को तोड़ने पर व्यक्ति को 3 वर्ष तक जेल और 30,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून शादी के बाद दहेज न दे पाने की स्थिति में नववधू से अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार पर भी रोक लगाता है। इस दशा में 5 वर्ष की सजा और 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि यह कानून जमीनी स्तर पर अभी असफल ही साबित हुआ है। ऐसे जुर्म में अपराधी हमेशा बच निकलते हैं, क्योंकि अपराध दर्ज ही नहीं होते। इस तरह के अपराध पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर छिपा दिए जाते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता के लिए जागरूक करना होगा और इस सोच को बदलना होगा कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा के लिए केवल पुरुषों पर ही निर्भर रहना है। कानूनों को लागू करने के अलावा सामाजिक स्तर में भी बदलाव की जरूरत है। स्थानीय निकायों को महिला विमर्श के प्रति जागरूक एवं सतत निगरानी कार्यक्रमों को लागू कर इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। अब अगला टॉपिक है आपके पत्र से असुरक्षित महिलाओं के साथ दुष्कर्म भारत में चौथा सबसे आम अपराध है। यह बेहद चिंतित करने वाली बात है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे अधिक लगभग 6,000 मामले दर्ज किए गए थे।
उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का स्थान था। वर्ष 2022 में दुष्कर्म के मामले अपेक्षाकृत बढ़ गए। वे आंकड़े बताते हैं कि विकास की ओर अग्रसर होने के बावजूद स्त्रियां को लेकर समाज की मानसिकता में अभी बहुत बदलाव नहीं आया है। अब अगला टॉपिक है प्रदूषण नियंत्रण की जरूरत। प्रदूषण नियंत्रण की जरूरत। प्रदूषण की समस्या हमारे स्वास्थ्य, उत्पादकता और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। कल कारखाने व वाहन सबसे अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रदूषण में कमी लाना भी जरूरी है। ऐसे में विकल्प तलाशना आवश्यक है। जहां कारखानों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहीं नियमित वाहन की जगह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन को इन वाहनों का मेंटेनेंस खर्च अपेक्षाकृत कम है। भारत में इन वाहनों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। अब अगला टॉपिक है शुभकामनाओं के बदलते अर्थ। ये टिप्पणीकार है राम विलास गांडीज। बड़ा प्यारा शब्द है शुभकामनाएं, पर आजकल इसका अर्थ बदल गया है। जो किसी भी शुभ काम न आए, जो शुभ का नाम मात्र ही चलाए, जो सिर्फ शुभ कार्य न करके केवल शुभ के लिए कामनाएं मात्र ही करे, जीवन में दूसरों के लिए केवल कांटे ही भरे, सरकारी नियमों, कानूनों आदि को जानवरों की तरह चरता ही रहे, वे आए फिर से नव वर्ष मनाए, झटपट शुभकामनाएं दे जाए। बिना टीचर के स्कूल बच्चे फांकते धूल, टीचर डाकों में व्यस्त है, शिक्षा अधिकारी व्हाट्सएप ग्रुपों में मस्त है। शिक्षा का सूरज तो सदा के लिए अस्त है। गरीब बच्चा शिक्षा के लिए तरस रहा है। शिक्षा का झूठा जंजाल डिजिटल बरस रहा है। आउट होते पेपरों को सुसाइड करते बेरोजगारों को कोर्ट के जंजालों में फंसते परीक्षा परिणामों को सरकारी नौकरी का सुहाना झांसा देने वालों को, फलते फूलते कोचिंग व्यापार को, मरते नौनिहालों को, डरते मेहनत वालों को, शिक्षा खरीदने वालों को नव वर्ष मुबारक हो। मुंह में बार बार रकम जिसके आए वही मुबारक कहलाए। इसलिए नव वर्ष के अवसर पर सबका शुभचिंतक बना हूँ। शुभचिंतक का अर्थ है किसी का भी शुभ हो जाए तो जिसे इसकी चिंता होने लगती है। सरकारी सफाखाना वह स्थान है जहाँ मरीजों का खाना साफ हो जाता है, बेचारे परिजनों का मालमत्ता भी सब साफ हो जाता है। मरीज बेचारा सड़क पर कहराता है और डॉक्टर कहीं और व्यस्त हुआ जा रहा है। टेस्टिंग, दवाई, परामर्श आदि की लंबी लाइनें लगी हैं और इन्हें पार करने के हर उपाय फेल हो चुके हैं। बिना डॉक्टर, बिना दवाई तड़पते मरीजों के लिए नववर्ष
नव वर्ष की मंगल कामनाएं, मतलब मन के गलने की इच्छाएं। अरे ओ मूर्ख इंसान, होश में आ, पी और टल मत। टल मतलब समझ हॉस्पिटल। सरकार अतिक्रमी को सड़कों पर बसा रही है। सरकार अतिक्रमी को सड़कों पर बसा रही है। सरकार कायदे सड़कों पर टेंट गाड़ नव वर्ष मना रहे हैं। पुलिस अपराधियों से मिलकर हुक्का गुड़गुड़ा रही है। गरीब कमजोर को हवालात दिखा रही है। अपराधी महिला सुरक्षा के लिए बयान और महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं। पुलिस बधाई दे रही है। बधाई का अर्थ है जिस कार्य के निमित्त बढ़ गई हो आय तो पेपर गिरोह को पकड़ने में भी और नहीं पकड़ने में भी। किसानों के उलझे बालों को, सड़कों पर चलते यात्रा के बवालों को, समाज में विचरते निरुत्तर सवालों को। नव वर्ष बहुत बहुत मुबारक। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पनपते डिजिटल बार प्यार को इमोजियों के जरिए झूठी संवेदना जताने वाले जमाने को, दूसरों का स्टेटस खंगालने वालों को, अपने स्टेटस का ढिंढोरा पीटने वालों को, ये वाला नव वर्ष बहुत 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 मुबारक हो। अब एक है भगवान के रूप में। एक योगी थे। वे मंदिर के प्रांगण में बैठे रहते थे। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन मंदिर आता था, योगी की ओर खींचता चला गया। उसने देखा कि अगर कोई योगी को खाना न दे तो वह कई दिनों तक खाना नहीं खाते। अब हर रोज वह उनके लिए खाना बनाकर लाने लगा। जब तक योगी खा नहीं लेते तब तक वह वहीं बैठा रहता। जब योगी खाना खा लेते तो बचा खुचा खाना खा लेता था, पर यह पता नहीं होता था कि योगी कब भोजन करेंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने खुद को पूरी तरह से इसी काम के प्रति समर्पित कर दिया था। कुछ वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन योगी ने कहा, कल से तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही तुम्हारे घर आ जाऊँगा। तुम बस खाना बनाकर तैयार रखना, मैं वहीं आकर खा लूँगा। यह सुन वह व्यक्ति घर चला गया। अगले दिन उसने खाना तैयार किया और योगी की प्रतीक्षा करने लगा, पर योगी नहीं आया। फिर एक कुत्ते उसे परेशान करने लगा। वह खाने के पास जाने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति ने कुत्ते को कई बार भगाया, पर वह वापस आ जाता था। अब की बार उसने एक डंडी से उस कुत्ते की पिटाई कर दी। वह कुत्ते पीछे हटकर खड़ा हो गया और आंखों से आंसू भरे वहां से चला गया। इसके बाद वह व्यक्ति शाम तक योगी की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वे नहीं आए। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद उसने मंदिर जाकर देखा तो योगी वहीं बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देख वह हैरान रह गया। उसने पूछा, महाराज, आपने कहा था कि आप घर आएंगे। मैं आपकी राह देखते रहा। आपकी आंखों में आंसू कैसे? योगी ने जवाब दिया, पूरे 12 बार मैंने तुम्हारे घर में आने की कोशिश की थी। तुमने मुझे गाली दी और मुझे भगा के मारा भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु का
गुरु या प्रभु हमेशा एक छोटे से सुंदर हंस के रूप में आए, वह कुत्ते के रूप में भी आ सकते हैं। अगर किसी खास रूप किसी बेस के किसी विशेष अनुभव या किसी खास स्थिति से लगाव बना लेते हैं तो आप असली अनुभव से वंचित रह जाएंगे।